वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड। और अब वो इंतजार खत्म हो गया क्योंकि बस कल का वो दिन है जहां पर हिस्टोरिक सीरीज इंतजार कर रही है। जो लोग आसपास में है मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह हम सब वहां मिलेंगे, मैं भी वहां पर रहूंगा। बट एक बार उससे पहले मैंने सोचा यार बेस्ट 11 देख लेते हैं, क्या कुछ अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कुछ बात हुई उसको देख लेते हैं। और माहौल कैसा लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि आपको आदिल आलम को मौका मिलते हुए आप देखोगे इस सीरीज में, क्या संदीप जोरा आएंगे? बिकॉज अगर आप छोटी छोटी बाइट्स उठाकर देखो, जैसे स्टुअर्ट लॉ की जो छोटी सी बाइट है हम लोग खेलकूद पर, वहां पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है अभी, जब रोहित से बात हुई तो रोहित ने जो स्टेटमेंट दी है, इनको सुन करके ऐसा लग रहा है कि ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं टीम में। खैर, क्या कुछ माहौल है, कैसा है और बेस्ट 11 क्या होने वाली है उसको डिस्कस करते हैं। कल जब वहां जाऊंगा तो फिर आपको छोटी छोटी चीजें जो होगी वो जरूर इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जो मेरी बेस्ट 11, या मेरी भी नहीं, जो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो बात करके, जितनी रोहित पौडेल की बात हुई है, जितने स्टुअर्ट मैला, सॉरी स्टुअर्ट लॉ की बात हुई है, इन सबको सुन करके मुझे लगता है कि यार जो 11 हमारे सामने आ रही है वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सोनी लिव पर ये लाइव आएगा। लास्ट टाइम सोनी लिव पर जब लाइव आया था तो आप सबको याद होगा क्या हुआ था। यूएस के खिलाफ सीरीज थी, 3-0 से जीते थे। कुशल पटेल जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे। वही सब कुछ रिपीट हुआ तो भाई मजा आ जाएगा। कुशल पटेल की फॉर्म अगर दोबारा से दिख गई, पिछले कुछ मैचेस स्ट्रगल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर वो वाली दोबारा से आ गई देन आई एम टेलिंग यू थिंग्स गोना गेट वाइल्ड अराउंड हियर। ठीक है, सो यस, सोनी लिव पर आने वाला है एंड और फैन कोड पर आने वाला है। जो लोग इंडिया में देख रहे हैं फैन कोड पर देख सकते हैं सोनी लिव पर। यहां पर आप जो लोग नेपाल में या एशिया सब कॉन्टिनेंट में वो देख सकते हैं। सो लेट्स होप कि कुछ वैसा ही रिपीट हो। उसके बाद रोहित पौडेल का जो इंटरव्यू था उसमें एक बात उन्होंने बहुत ऑब्वियस से कही, जो कि आपने भी अगर आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े तो आपने मेरे मेरे मुंह से काफी बार वो बात सुनी होगी कि आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने वाले। और बहुत ऑब्वियस सी बात थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इस बारे में डिस्कशन की थी, हमने साथ में लाइव में डिस्कशन किया था काफी बार के आने वाला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है वो बहुत क्रूशल होने वाला है और इस वाले वेस्ट इंडीज सीरीज से आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखोगे। रोहित ने यह बात क्लियर की कि जो अभी आने वाला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर बस कुछ दिन बाद है, आप यहां से वहां तक जाने में बहुत चेंजेस नहीं देखोगे। हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। वो दौर गया जब नेपाल टीम एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी। अब अपफ्रंट आकर के खुद कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने वाले हैं। अपफ्रंट आकर कह रहे हैं कि हम ये सीरीज वेस्ट इंडीज को हराने वाले हैं। सो यस, थोड़ी सी मेंटालिटी में चेंजेस दिख रहे हैं एंड वी होप के ये हमें फील्ड पर भी दिखे। सो यस, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखने वाले। लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखने पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या जो पिछले मैचेस हुए उससे भी आप चेंज नहीं करोगे, या फिर अभी जो आप चेंज करोगे उसको आगे तक रखोगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप पिछली सीरीज से चेंज नहीं करने का सोच रहे हो, इसका मतलब है संदीप जोरा और आदिल जो हैं वो स्क्वाड में तो जरूर हैं लेकिन आपकी प्रेफरेंस में नहीं है। अगर आप चेंजेस करने का नहीं सोच रहे हो तो ये दो प्लेयर जो हैं वो आपके स्क्वाड में जरूर हैं बट प्रेफरेंस में नहीं है। और ये कहीं ना कहीं स्टुअर्ट लॉ का जो छोटा सा बाइट था उसमें भी ये बात दिख रही थी। उन्होंने कहा आदिल आलम जो है बहुत टाइम से उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, अभी अभी वापस आए हैं। सो हम सही, उन्होंने एग्जैक्टली कहा नहीं ये बात की नहीं रखेंगे, उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से उसको देख करके हम फिर उन पर कॉल लेंगे। और संदीप को लेकर भी उन्होंने मोरलेस ये बात कही कि इंजरी को लेकर बात करी और बहुत सारी बातें करी। तो ये समझ में आ रहा है, आइडिया लग रहा है इस बात से कि यस, नेपाल इज प्लानिंग टू गो अहेड विद द सेम टीम। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा चेंज तो जरूर हो। एक बार बेस्ट 11 देखते हैं और फिर उसके बाद आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से कौन प्लेयर इन आउट हो सकता है। याद रखना इस बात को कि अभी जब शारजा में सीरीज हुई थी स्पिनर्स का डोमिनेशन अच्छा होता है। स्टुअर्ट लॉ ने कहा था अपनी बात में भी कि हम कोशिश करेंगे, हम 5 प्लेयर लेकर नहीं उतरेंगे, 5 गेंदबाज लेकर नहीं उतरेंगे, हम एक्स्ट्रा स्पिनर्स जो हमारे पास हैं, एक्स्ट्रा बॉलर्स जो हमारे पास हैं ऑलराउंडर की फॉर्म में, उनको भी हम लेकर के उतरेंगे। सो ये बात दिमाग में रखते हुए और रोहित की और इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए जो अभी 11 दिख रही है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रीटी ऑब्वियस कुशल बुटेल और आसिफ ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो काम यहां पर आसिफ और कुशल के अलावा आई डोंट थिंक कि किसी के ऊपर भी सोचा जाएगा। सो प्रीटी ऑब्वियस चीज है कि आप कुशल और आसिफ को ही आते हुए देखोगे। तीसरे नंबर पर कप्तान रोहित पौडेल ही मुझे दिखेंगे और मेरे हिसाब से उनको आना चाहिए तीसरे नंबर पर। बहुत ज्यादा नीचे आने की जरूरत नहीं है। थोड़ा जिस तरह से बातें कर रहे हैं ना, जिस तरह से पॉजिटिव दिख रहे हैं, जिस तरह से काफी बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वही इंटेंट लेकर मैदान में अगर उतरेंगे तो रोहित इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ सच पिचेस, जहां जिस तरह की पिच यहां पर है। सो मुझे लगता है कि रोहित जो है वो काफी बेहतर कर सकते हैं। सो तीसरे नंबर पर रोहित, कोई उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। चौथे नंबर पर आरिफ
स्लैश रख रहा हूं संदीप जोरा को, क्या पता सब फिट एंड फाइन बढ़िया रहा तो कल आपको वो खेलते हुए दिख जाए। लेकिन जो मैंने कहा कि भाई मैंने 11 इस हिसाब से नहीं बनाई है कि करंट फॉर्म किसकी कैसी है, मैंने 11 इस हिसाब से बनाई है जिस तरह की बातें रोहित और जिस तरह की बात स्टुअर्ट लॉ ने की है। सो ये जो बातें हुई हैं, जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसके हिसाब से कि कल क्या रहेगा बेहतर, मेरे हिसाब से संदीप जोरा और आरिफ में से आप एक को पिक करो। हालांकि आई नो कि संदीप जोरा का स्टाइल और आरिफ का स्टाइल काफी अलग है, लेकिन काफी पैक स्क्वाड है, आप नहीं हटा सकते हो ऐसे रैंडमली प्लेयर्स को। सो आपको एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों को टीम में लाने का मतलब है आगे थोड़ी सी स्ट्रगल आपके सामने आ सकती है। और ये बात स्टुअर्ट लॉ ने भी कही कि आई वुड लाइक टू बी इन दिस पोजीशन जहां पर मुझे ये वाली हेडेक हो कि अच्छे प्लेयर्स लाइंड अप हैं, उसमें से पिक करना है, इससे बेहतर कि आपका प्लेयर नहीं है। सो आपके पास अच्छे प्लेयर्स टाइम पर अवेलेबल है, ठीक है। संदीप आरिफ में से मेरे हिसाब से कोई एक खेलेगा। अब अगला जो आता है वहां पर से थोड़ा सा सवाल आता है, कुशल मल्ला, आदिल आलम। अब कुशल और आदिल, या फिर आप स्लैश में गुलशन झा को भी रख लो। सो कुशल, आदिल और गुलशन। अब इन तीनों की खास बात यह है कि आदिल फॉर्म में है, गुलशन और कुशल फॉर्म में नहीं है। कुशल और गुलशन को अच्छा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू आदिल, और एक स्पिन ऑलराउंडर है, एक पेस ऑलराउंडर है। इस पर्टिकुलर पिच पर अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं एक एक्स्ट्रा स्पिन ऑलराउंडर को लेकर जाना प्रेफर करूंगा। सो अगर आप गुलशन और कुशल की बात करते हो तो मैं कुशल मल्ला को लेकर जाऊंगा, बिकॉज दोनों में से कोई बैटिंग बहुत अच्छी फॉर्म में है नहीं। गुलशन तो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दोनों में से मैं प्रेफर करूंगा कुशल को। लेकिन फिर दिमाग में आता है कि यार आदिल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। आदिल अगर आप देखते हो, यस वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, मीडियम पेसर ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनकी जो स्किल इस टाइम पर है और जिस फॉर्म में वो हैं वो काफी यूजफुल हो सकते हैं वेस्ट इंडीज के सामने। लेकिन वेस्ट इंडीज आसाम नहीं है, वेस्ट इंडीज बहुत एक्सपीरियंस टीम है, और शायद यही सोच करके स्टुअर्ट लॉ जो हैं वो सोचे कि आदिल को अभी हम स्क्वाड में रखते हैं, प्रैक्टिसेस वगैरह सब में रखते हैं, बट टीम में हम कुशल के साथ ही आगे बढ़ते हैं। सो जो मेरा क्रिकेटिंग सेंस कह रहा है वो ये कह रहा है कि हो सकता है कुशल के साथ जाएं, लेकिन जो मेरा दिल कह रहा है वो ये कह रहा है कि यार आदिल को एक मौका यहां पर मिलना चाहिए, जस्ट टू सी कि आदिल के पास जो स्किल सेट दिख रहा है क्या वो वेस्ट इंडीज के सामने भी उसी तरह चलेगा। रीजन बीइंग कि गुलशन और कुशल दोनों ही बहुत अच्छी टच में नहीं है। यस आप इट जस्ट टेक्स वन मैच आपको दोबारा से फॉर्म में आने में, और गुलशन और कुशल दोनों बहुत स्किल सेट हैं उनके अंदर, दोनों बहुत स्किल्ड हैं, और दोनों में से कोई भी आपको अपने दिन पर मैच जिता सकता है। लेकिन आप सबको जाहिर सी जैसा कि स्टुअर्ट लॉ ने भी कहा कि आप सबको तो नहीं खिला सकते हो। सो यहां पर मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग कॉल होगी, कल देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टीम यहां पर किसको रखती है। मेरे लिए अगर आप क्रिकेटिंग सेंस से कहो तो आई थिंक कुशल के साथ जाएंगे, स्पिन ऑलराउंडर हैं, और अगर आप दिल से कहो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आदिल के साथ जाएं तो शायद एक एक्स्ट्रा एज आपके पास रहेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आपके दीपेंद्र सिंह आयरी नो डाउट, फिर सोमपाल कामी, नंदन यादव। यस यहाँ पर एक और एक और डिस्कशन आता है जहां पर आप करण केसी के बारे में सोचोगे, बिकॉज आप नंदन, सोमपाल और करण तीनों को टीम में लेकर जाओ, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो रिस्क वाली कॉल होगी, बिकॉज यहां पर आपको तीन तीन पेसर्स की जरूरत नहीं। आई नो के आप अगर करण को रखते हो आपका बैटिंग डेप्थ अच्छा होता है, बट आई थिंक आप सोमपाल और नंदन तक जा सकते हो। बैटिंग डेप्थ दोनों बल्लेबाजी कर लेते हैं, दोनों मैच को फिनिश करना जानते हैं। सो आई थिंक ये दोनों आपके लिए काम आ सकते हैं। तो सोमपाल और करण में हम फिर से एक बार एक ऑप्शन होते हुए देख सकते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, बिकॉज अगर ऐसा आप करते हो तो आपका स्पिनिंग ऑप्शन जो है वो अच्छे रहेंगे, जिसमें संदीप आपके पास है, शहाब आपके पास है, ललित आपके पास है। आप तीनों को यूज कर सकते हो, है ना, आप तीनों के साथ आगे जा सकते हो, और फिर आप अपने दो पेसर को रख सकते हो। अगर आदिल को रखा तो एक और मीडियम पेसर आ जाएगा, अगर गुलशन को रखा तो एक मीडियम पेसर। बट क्या यहां पर उनकी जरूरत है? मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है आप दो पेसर के लिए ठीक हो, आप शुरू में 2 ओवर उनसे करा लोगे, फिर आप स्पिनर्स के हाथ में गेंद दे दोगे, मतलब 2-3 ओवर करा लोगे, फिर स्पिनर्स के हाथ में बॉल दोगे, और फिर लास्ट के ओवर्स के लिए आप नंदन को बचा कर रखोगे। हो सकता है एक और नंदन पावर प्ले में कर ले और 3 ओवर आखिर में आकर कर ले। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, पहले कौन बल्लेबाजी करेगा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और जिस हिसाब से यहां पर दिख रही है 11, उसमें से लग रहा है कि कुछ प्लेयर जैसे करण केसी हो गए, जैसे गुलशन झा हो गए, चांसेस हो सकता है मिस आउट कर जाए। लोकेश बाम एक बड़ा अच्छा नाम है, लोकेश बाम को कोच खास करके बहुत ज्यादा वो जब बात करते हैं लोकेश के बारे में तो ऐसा लगता है कि उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है लोकेश को लेकर के, और लोकेश ने कभी कभी दिखाया। प्रॉब्लम ये है कि बस कभी कभी दिखा पाए, काफी बार वो आकर के अपने अटैकिंग इंटेंट की वजह से डिसमिस भी हो जाते हैं। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लोकेश को फिट करते हो आप वहां पर, और करते हो तो किसको निकालते हो भाई, ये थोड़ा सा, बिकॉज ये बहुत अच्छी 16 है, जैसे संदीप ने कहा था कि वेल
वेल बैलेंस साइड, वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड नेपाल साइड इस टाइम पर नेपाल टीम को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यस, अच्छा फायदा ये होता है बैलेंस साइड का कि आप कंफ्यूज थोड़ा सा होते हो, लेकिन अच्छी 11 टीम का, आपका अच्छी 11 जो है वो मैदान में उतारते हो। सो लोकेश जैसा प्लेयर जिसका स्किल सेट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो 11 में मिस आउट कर सकता है। और फिर उसके बाद जैसा मैंने कहा, कुशल और आदिल और गुलशन में से कोई एक, और संदीप और आरिफ में से फिर कोई एक। सो ये मेरे हिसाब से कुछ ऐसी 11 दिखने वाली है जिसमें कुछ अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो हो सकता है मिस आउट करते हुए देखें, ओनली फॉर वन रीजन कि 11 ही एडजस्ट हो सकती है। ऐसा नहीं कि कोई किसी से आपको कोई शिकायत या कुछ, बिकॉज सारे अच्छा खेल रहे हैं। यस, कुशल, मल्ला और गुलशन जो हैं वो करंटली बहुत अपने टॉप नॉच फॉर्म पर नहीं है, बट टीम चाहेगी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतने हाई प्रोफाइल मैच में परफॉर्मेंस आए। सो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ दिखने वाला है। आपके हिसाब से क्या होने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके हिसाब से 11 कैसी दिखने वाली है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और कितना क्रूशल रोल होने वाला है टॉप प्लेयर्स का, खास करके 6 ओवर में जो प्लेयर्स खेलने आते हैं टॉप ऑर्डर का, आपके हिसाब से। आई थिंक बिकॉज ये वो पॉइंट है जहां पर कहानी बदलती है। जैसे हमने पहले बात की कि यूएस के खिलाफ कुशल बुटेल की पारी ने कहानी बदली थी। सो क्या वैसी कुछ कहानी दोबारा से वेस्ट इंडीज के सामने बदल सकती है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।